गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आप लोग एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी की क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में बात करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आज हम समझेंगे कि जलोढ़ मृदा का जो है निर्माण जो होता है, वो फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, एलुवियल सॉइल हमारे यहाँ कैसे बनता है ना। तो चलिए बात करते हैं कि भारत में एलुवियल सॉइल का निर्माण जो होता है वो बच्चों मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र के द्वारा होता है। यानी कि भारत में जो भी एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं उसके मोस्ट ऑफ पार्ट का निर्माण जो है वो यही तीन मेजर रिवर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। या तो वो गंगा के द्वारा बन रहा है और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, या फिर ब्रह्मपुत्र और या फिर उसकी सिंधु जो और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर मन में सवाल आता होगा कि सर आखिर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है, तो आखिर कैसे हो रहा है, आखिर क्या वजह है, किस प्रकार से इसका निर्माण जो है वो कि हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होगा कि ये गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो या फिर सिंधु हो, ये सभी की सभी नदियां जो है वो हिमालयन रिवर्स है। और हिमालयन रिवर्स का जो औसत हिमालय का यदि हम एवरेज हाइट को कंसीडर करें तो आप पाओगे कि हिमालय का जो एवरेज हाइट है वो लगभग 6000 फीट है ना। और जब ये नदियाँ ऊपर से इस ऊंचाई से जब नीचे उतरती हैं तो इनमें काफ़ी फ्लो होता है, यानी कि इनके पानी में स्पीड जो होता है वो काफ़ी तेज होता है, और जिस वजह से ये बहुत ही तीव्र अपरदन का कार्य करती है और अपने साथ विभिन्न प्रकार के चीज़ों को बहाकर रास्ते में जो कुछ भी मिला उन सब चीज़ों को ये नदियाँ जो होती है वो बहाकर लेकर आती है। लेकिन जैसे ही ढाल से ये नीचे आती है इसका जो स्पीड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतरती है भाबर क्षेत्र का निर्माण करती है, जहाँ पर नदियाँ जो है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। एक बार पुनः नदियाँ जो है वो प्रकट होती है, जिस क्षेत्र को तराई कहते हैं, है ना। और तराई के बाद जब वो नदियाँ आगे बढ़ती है तो अपने साथ जो कुछ भी कचरा, निक्षेप, वो मिट्टी या अन्य चीज जैसे गाद वगैरह को बहा कर लाई रहती है, उसको मुहाने पर किनारे पे दोनों साइड जो है वो धीरे 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 छोड़ने लग जाती है। और यह प्रक्रिया जो है बच्चों आज से नहीं बल्कि लाखों वर्षों से चलते आ रही है, और इसी वजह से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। और यह प्रक्रिया आज भी लाखों वर्ष पूर्व से चलती आ रही है और आज भी यह प्रक्रिया जो है वो निरंतर रूप से चल रही है। तो सामान्यतः इसी प्रकार से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। आइए मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और ये जब उसका ये स्लोप है, जब नदियां इन पहाड़ी क्षेत्रों से, मैं और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ये नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसका, हिमालयन रीजन का, हिमालय की बात कर रहा हूँ कि हिमालय के ऊपर से नदियाँ जब उस ऊंचाई से निकलते हुए जब ये डाउनवर्ड आती है तो यहाँ पे क्या करती है, तीव्र अपरदन का कार्य करती है। क्या करती है बच्चों, तीव्र अपरदन का कार्य करती है। ठीक है, जो कुछ भी रास्ते में मिला उन सब को बहाकर वो नीचे लेकर आ गई। ठीक है, जब ये नीचे पहाड़ से नीचे उतरती है तो यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों का जमावट हो जाता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे बड़े आकार के पत्थर जो है वो इस यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, आकर जमा हो जाते हैं और इन्हीं पत्थरों में ये नदियाँ जो है यहाँ पर बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, दिखती ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र बना वो बना भाबर पट्टी। इसको आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि यहाँ भाबर पट्टी क्या है। एक बार फिर पुनः दोबारा नदियाँ जो है वो भाबर पट्टी के बाद फिर से निकलती है, और निकलने के बाद यहाँ पर पानी का जो है वो लबालब जमाव हो जाता है। ठीक है, पानी जो है यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है, नदियों का पानी एक जगह पर आकर जमा हो जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र को बच्चे जो है वो क्या नाम से जानते हैं, तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नदियाँ
क्या आकलन करती है कि ढाल किधर है। ढाल का आकलन करने के पश्चात जो है नदी एक बार फिर से जब वो फ्लो करने के लिए शुरू करती है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो तराई क्षेत्र है, इसी तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मच्छर जो है वो इसी तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है वो वनस्पति से काफ़ी घनी वनस्पति वाला क्षेत्र होता है, जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोग भाबर पट्टी समझ गए होंगे और तराई क्षेत्र समझ गए होंगे। अब आगे जब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, यानी जब यहाँ से ये फ्लो करने के लिए शुरू करती है, तो अपने किनारे पर दोनों साइड है ना, किनारे के दोनों साइड जो है वो मिट्टी का डिपोजिशन करने के लिए शुरू कर देती है, मिट्टी का जमाव करने के लिए शुरू कर देती है बच्चे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो यहाँ मृदा का निर्माण हुआ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मिट्टी को और अन्य चीज़ों को यहाँ पर लाकर एक परत जमा कर दी जाती है। इसी परत को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। और इस लेयर से अबाउट 30 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी एक और लेयर जमा हो जाता है। ठीक है, ये ऊंचाई पर होता है, इस लेयर से थोड़ा सा 30 मीटर, लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर जमा होता है। तो ये वाला भी क्या है, जलोढ़ का पार्ट है। तो कहोगे सर जी ये दोनों जलोढ़ है ना। तो बच्चे क्या है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसका निर्माण प्रत्येक साल होता है। इसी वजह से इस जलोढ़ को क्या कहा जाता है, नई जलोढ़। इसको क्या कहते हैं, नई जलोढ़। ठीक है, और इस जलोढ़ को हम लोग क्या कहेंगे, पुरानी जलोढ़ कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पुरानी जलोढ़ कहेंगे। ठीक है, और नई जलोढ़ जो होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होगी। नई जलोढ़ जो है वो ज़्यादा उपजाऊ होगा और ये उसके रिस्पेक्ट में कम उपजाऊ होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस मैप से भी आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है वो कैसे होता है। ठीक है, आइए अब मैं कुछ और फीचर्स के बारे में आपको बतलाता हूँ। आइए सबसे पहले इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें। तो आप देख पा रहे होंगे कि जलोढ़ मृदा जो है वो दुनिया का क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। यानी जितने भी प्रकार के हम लोग मृदा का एक एक करके डिस्कशन करेंगे, उन सभी मृदाओं में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो होती है वो कौन मृदा होती है, अलुवियल सॉइल होती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र और आर्थिक रूप से समृद्ध है। आपको ये बात लास्ट में समझ में आ जाएगा कि अलुवियल सॉइल जो है वो कि जिन क्षेत्रों में अलुवियल सॉइल पाया जाता है वहाँ सघन जनसंख्या क्यों निवास करती है, कैसे वो आर्थिक रूप से समृद्ध है। ठीक है, अब बने रहिए। अब मैं एक डाटा की बात करूं कि भारत में जितने भी सॉइल हैं उसका अबाउट 40% सिर्फ और सिर्फ कौन सा सॉइल है, तो एलुवियल सॉइल है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, और अब मैं इसके प्रकार के बारे में बात करें तो मैंने वहाँ पे बताया था कि खादर है और दूसरा क्या है, बांगर है। खादर कौन है, तो नई जलोढ़ मृदा को, ठीक है, नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, और दूसरा कौन है बच्चों, बांगर। इसे क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, और ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आप लोगों को समझाता हूँ खादर और बांगर के बारे में। ठीक है, खादर और बांगर का डिटेल में थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ कि खादर और बांगर क्या है। खादर जो हो गई, ये क्या हो गई, नई जलोढ़ मृदा। खादर को हम लोग क्या कहेंगे, नई जलोढ़, और बांगर को हम लोग क्या कहेंगे, पुरानी जलोढ़ कहेंगे। ठीक है,
यानी कि बच्चों खादर कौन हो गया, जो जिसका निर्माण जो है वो प्रत्येक साल हो रहा है। खादर का निर्माण क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष हो रहा है, ठीक है। और बांगर का निर्माण जो है वो सामान्यतः 4 या 5 वर्षों में, जब बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है तब जाके इस बांगर पट्टी का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया ना कि ये जो क्षेत्र है वो आपका खादर का क्षेत्र हो गया, ठीक है, और ये जो क्षेत्र हो गया वो आपका बांगर का क्षेत्र हो गया, जो उससे लगभग 30 मीटर का ऊंचाई वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो खादर वाला है इलाका, इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। नमी जो होती है वो क्या होती है, खादर में ज़्यादा होती है, नमी अधिक पाया जाता है। साथ ही साथ यानी आप कह सकते हो कि इस मिट्टी में पानी का मात्रा जो होता है वो ज़्यादा होता है। सामान्यतः ये किचकिच जैसा होता है, कचाहिन जैसा समझते हैं ना, तो कचाहिन के जैसा ये होता है। जैसे वर्षा ऋतु में आप लोग देखते होंगे कि मिट्टी वाला रास्ता है, पानी पड़ गया है तो वो पूरा कैसा हो गया है ना, तो एकदम किचकिच टाइप का हो गया है, तो बिल्कुल वैसा ही ये आपको खादर होता है, ठीक ना। इसीलिए इस खादर और बांगर को यदि मिला दिया जाए तो इसे कांप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कांप मिट्टी। कांप मिट्टी मतलब कांप मिट्टी का दोनों आ गया, इसमें खादर और बांगर दोनों को कांप मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं बच्चों। तो खनिज इसमें सामान्यतः पोटास पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है। यानी आप अपने नोट्स में बच्चे लिख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन है ना, जबकि क्या, नाइट्रोजन और ह्यूमस का इसमें अभाव पाया जाता है, ठीक है। यानी कि एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इसका निर्माण जो है हम लोग देख लिए, प्रकार देख लिए, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं वो देख लिए, और अब इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, यानी कि ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सामान्यतः यह उत्तरी मैदान, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में ये आपका एलुवियल सॉइल जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल का क्षेत्र कहाँ कहाँ हो गया बच्चों, उत्तरी मैदान, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र और कुछ तटीय क्षेत्र, जैसे भारत में कुछ तटीय राज्य है ना, तो तटीय क्षेत्रों में भी यह मृदा पाई जाती है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ इसके क्षेत्र के बारे में, ठीक है। आइए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं इंडिया का एक छोटा सा मैप हाफ बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे मैप में कि ये पूरा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका है। ये जो इलाका है वो क्या है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र है ये। तो ये पूरा उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं गंगा नदी तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा, गंगा नदी तंत्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यानी कि ये जो मैदानी क्षेत्र जो है वो पूरा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में अपवाहित होने वाली ज़्यादातर नदियां कौन है, गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, और वो हिमालय क्षेत्र से निकलती है और ये सालों भर इस क्षेत्र में अपवाहित होती रहती है और जलोढ़ मृदा का निर्माण करते रहती है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो यहाँ से मानसरोवर इंडिया का ऊपर से है ना, तो यहाँ से मानसरोवर झील के पास से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, लेकिन ये जो इलाका है वो चाइना का है। लेकिन जब यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास आती है तो यू आकार की आकृति बनाकर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम के तरफ से भारत में प्रवेश करती है ना। तो ये जो इलाका हो गया वो ब्रह्मपुत्र का मैदान का इलाका हो गया, ठीक है। ये आपका गंगा का हो गया। इसी मानसरोवर झील के पास से ही एक और नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडस, यानी कि सिंधु नदी तंत्र। ये नदी जो है वो लद्दाख के पास से, जो लद्दाख हमारा अभी नया यूनियन टेरिटोरीज बना है, वहाँ से प्रवेश करते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। तो इसका क्षेत्र हमारे पास ज़्यादा नहीं है,
सिंधु नदी का हमारे पास ज़्यादा क्षेत्र नहीं है, अपवाह क्षेत्र नहीं है, परंतु इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, है ना, तो ये जो इलाका हो गया पंजाब वाला इलाका, ये सिंधु नदी के द्वारा, किसके द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र है। तो यही सारे मेजर क्षेत्रों में हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल जो है वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ यदि हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियों की बात करें, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो फिर कावेरी हो, है ना, चाहे वो फिर आपकी गोदावरी हो या फिर आपका महानदी हो, है ना, तो इन सभी नदियों के द्वारा भी कुछ कुछ मात्रा में एलुवियल सॉइल का निर्माण किया जाता है और यही सारा क्षेत्र जो होगा वो भारत में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होगा, है ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जलोढ़ मृदा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आप सारी चीज़ों को बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। यदि आपको ये वीडियो समझ में आती है तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करिए, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल सुरक्षित रहिए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।